आज हम बात करेंगे एक ऐसे घोटाले के बारे में जिसकी तहकीकात जांच एजेंसियां पिछले 7 साल से कर रही है और अभी भी जांच समाप्त नहीं हुई है। एक ऐसा घोटाला जिसमें जांच एजेंसियां अभी तक ये पता नहीं लगा सकी है कि आखिर ये घोटाला है कितना बड़ा। एक ऐसा घोटाला जिसमें 7 साल के बाद आज भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के महाघोटाले की। नमस्कार, मैं हूं सुहास इनामदार और आप देख रहे हैं सरल भाषा में सुहास के साथ। वैसे तो इस स्कैम का पूर्ण स्वरूप आज तक किसी को भी पता नहीं है। आज हम बात करेंगे इस स्कैम से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर। वैसे तो ये तीनों पहलू बड़े ही अनोखे और दिलचस्प है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक रहस्यमयी हिमालयन योगी के बारे में, फिर हम बात करेंगे कोलोकेशन स्कैम के बारे में और अंत में हम बात करेंगे इस मामले से जुड़े हुए फ़ोन टैपिंग के मामले से। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, जब सिंगापुर से किसी विजल ब्लोअर ने एक ईमेल लिखा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को, और उस ईमेल में लिखा कि आपकी नाक के नीचे एनएसई में यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे ये ईमेल प्राप्त हुआ तो सेबी ने तुरंत एक जांच आयोग का गठन किया और जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी एनएसई में गए और उन्होंने कामकाज को बारीकी से देखना चालू कर दिया। कई अधिकारियों से पूछताछ भी की और पूछताछ करते करते वे पहुंच गए उस वक्त के एनएसई के मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्णा के पास। उन्होंने चित्रा रामकृष्णा से भी बहुत पूछताछ की और उनका लैपटॉप भी चेक किया। जब चित्रा रामकृष्णा का लैपटॉप डिटेल में चेक किया गया तब उन्हें ये पता चला कि चित्रा रामकृष्णा किसी बड़े ही अजीब से एक ईमेल एड्रेस से, यहाँ पे दिया हुआ है, उस ईमेल एड्रेस से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में थी। चित्रा रामकृष्णा उस ईमेल पर कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी और उस ईमेल एड्रेस से चित्रा रामकृष्णा को बहुत सारे गाइडेंस मिलती थी, सुझाव मिलते थे, एडवाइस मिलती थी, कभी कभी तो डायरेक्शन भी मिला करती थी कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से। दोस्तों, अगर आप इस ईमेल को थोड़ा सा ब्रेक कर लो तो आपको नजर आएगा कि ये 3 वेदों के नाम है। जब चित्रा रामकृष्णा से पूछा गया कि ये ईमेल किन का है, तब उन्होंने बताया कि ये ईमेल उनके गुरु का है जो हिमालय में रहते हैं और एक बहुत बड़े योगी है, और वो उनसे पिछले 20 साल से सलाह मशवरा लेती थी और गाइडेंस लेती थी, डायरेक्शंस लेती थी। जब जांच अधिकारियों ने थोड़ा डिटेल में चेक किया कि इस ईमेल से क्या क्या करस्पॉन्डेंस हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये व्यक्ति, ये जो भी योगी है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है। तब उन्हें उत्सुकता पैदा हो गई और उन्होंने फिर पूछा चित्रा रामकृष्णा से कि हमें भी आपके इस गुरु से मिलवाइए, हम मिलना चाहते हैं कि आखिर ये ऐसे कौन से योगी है हिमालय में जिन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतनी सारी जानकारी हो। तब चित्रा रामकृष्णा ने बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से कहा कि नहीं, आप इनसे नहीं मिल सकते हैं। और जब जांच अधिकारियों ने पूछा कि क्यों नहीं मिल सकते, तब उन्होंने बताया कि नहीं, वे खुद भी उनसे नहीं मिले, पिछले 20 साल से वो सिर्फ उनसे ईमेल पर ही कांटेक्ट में है। अब इस हिमालयन योगी का रहस्य और गहराता जा रहा था। तब जांच अधिकारियों ने उस ईमेल से हुई सारी करस्पॉन्डेंस को दोबारा से और डिटेल में चेक किया। तब उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात उनके नज़र में आ गई। वो ये थी कि उस हिमालयन योगी ने चित्रा रामकृष्णा को कुछ साल पहले एक डायरेक्शन दिया था कि आप आनंद सुब्रमण्यम नाम के आदमी को आप एक बहुत बड़े पोजीशन पर एनएसई में अपॉइंट कर ले। तब जांच अधिकारियों ने देखा कि ये आनंद सुब्रमण्यम आखिर है कौन, और उन्होंने पता लगाया, उसकी हिस्ट्री निकाली उन्होंने, तो उन्हें पता चला कि आनंद सुब्रमण्यम को चित्रा रामकृष्णा ने चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर के नाम पर उन्हें नियुक्त किया गया था और उनकी सैलरी थी 1.25 करोड़ रुपये सालाना। जब आनंद सुब्रमण्यम के बारे में ज़्यादा डिटेल निकाली गई तब उन्हें ये पता चला कि आनंद सुब्रमण्यम एनएसई में ज्वाइन करने से पहले किसी प्राइवेट कंपनी में 15 लाख रुपये सालाना सैलरी पर काम करते थे और उन्हें एनएसई में सीधे 1.25 करोड़ रुपये सालाना सैलरी पर रखा गया था, यानी कि लगभग 8 या 10 गुना सैलरी उनकी बढ़ा दी गई थी। इतना ही नहीं, जब उन्होंने और डिटेल स्टडी की इसके बारे में तब उन्हें पता चला कि इस आनंद सुब्रमण्यम को कुछ ही महीनों में सीधे चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर से लेकर ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया था और उनकी सैलरी अब बढ़कर हो गई थी 4.5 करोड़ रुपए सालाना। जब जांच अधिकारियों ने एचआर डिपार्टमेंट से पूछा कि आखिर आनंद सुब्रमण्यम में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, क्या खास बात है कि आप इसे बहुत बड़े सैलरी पर लेते हो और फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हो और उसे सैलरी भी बहुत ज़्यादा कर देते हो, तब एचआर डिपार्टमेंट ने बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चित्रा रामकृष्णा ने आनंद सुब्रमण्यम की अपॉइंटमेंट और उनकी जो भी प्रमोशंस हुई वो सारी एचआर के नियमों के उल्लंघन करते हुए की है। उन्होंने एचआर के सारे प्रोसेसेस को वायोलेट किया है और इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया
जब जांच अधिकारियों ने आनंद सुब्रमण्यम के लैपटॉप की फॉरेंसिक ऑडिट करी और उन्हें ऐसे 2 सबूत मिले जो ये दिखाते थे कि आनंद सुब्रमण्यम कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी हिमालयन योगी है। और वो जो 2 सबूत मिले उन्हें, पहला सबूत ये था कि किसी एक पोर्टल पर उस हिमालयन योगी का ईमेल एड्रेस आनंद सुब्रमण्यम के मोबाइल से लिंक हुआ था। और दूसरा सबूत ये था कि उस हिमालयन योगी ने भेजे हुए कुछ मेल जो चित्रा रामकृष्णा को भेजे थे, उनकी ड्राफ्ट कॉपीज़ ये आनंद सुब्रमण्यम के लैपटॉप में पाई गई थी। सेबी ने अपने इंटरिम रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि उन्हें पूरी तरह से यकीन है कि आनंद सुब्रमण्यम ही वह रहस्यमय हिमालयन योगी है। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आनंद सुब्रमण्यम ही हिमालयन योगी है? और अगर है तो क्या चित्रा रामकृष्णा इस बात को जानती है या नहीं जानती है? अगर वो नहीं जानती है तो क्या आनंद सुब्रमण्यम हिमालयन योगी बनकर पिछले 20 साल से चित्रा रामकृष्णा को फंसा रहा था? और अगर चित्रा रामकृष्णा ये जानती थी तो क्या ये दोनों ने मिलकर नाटक रचा हुआ है? और अगर ऐसा नाटक रचा है तो इसकी वजह क्या थी? वैसे इन सवालों के जवाब तो आज किसी के पास भी नहीं है। फिलहाल चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम दोनों ही जेल में है और दोनों से पूछताछ चल रही है। शायद आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलिए अब हम हमारे दूसरे पहलू पर चलते हैं, जो कि कोलोकेशन स्कैम। दोस्तों, वैसे कोलोकेशन स्कैम बहुत ही टेक्निकल विषय है, लेकिन इसको बड़े ही सिंपल सरल भाषा में और एग्जाम्पल्स के साथ में देने की कोशिश करूँगा ताकि पॉइंट समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक कोलोकेशन स्कैम की कहानी शुरू होती है 2009 में। 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ ब्रोकर्स को परमिशन दी कि वे अपने ऑफिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग में ही सेटअप कर दें। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो मेन सर्वर होते हैं, उन्हीं सर्वर्स के बगल में, मतलब उनके बाजू में, किसी एक फ्लोर नीचे, ऊपर या फिर बाजू में अपने कंप्यूटर्स, अपने सर्वर्स वो लोग लगा सकते हैं। और कुछ ब्रोकर्स ने इस तरह से अपने ऑफिसेस वहाँ पे खोल दिए और काम चालू कर दिया। जब ये सर्वर इतने नज़दीक लग गए, तब ये जो ट्रेडिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन कंप्यूटर्स में बाकी कंप्यूटर से कुछ मिलीसेकंड पहले आ जाती थी। यानी कि अगर मार्केट चढ़ रहा है या फिर गिर रहा है तो वो जानकारी सबसे पहले इन कंप्यूटर्स पर आती थी कुछ मिलीसेकंड, और बाद में बाकी कंप्यूटर्स पर जाती थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि मिलीसेकंड से क्या फ़र्क पड़ता है, तो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ ट्रेडिंग जो होती है वो करीब 15,000 करोड़ रुपए की होती है। और अगर हम ट्रेडिंग आवर्स का हिसाब लगा लें तो 1 सेकंड में लगभग 70 लाख रुपए की ट्रेडिंग होती है। तो आप पता लगा सकते हो, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ मिलीसेकंड से कितना फ़र्क हो सकता है। उससे हुआ यूँ कि उन ब्रोकर्स ने एक बड़े ही पावरफुल एल्गोरिदम्स उनके कंप्यूटर्स में सेट करके रखे थे, जिससे जैसे ही मार्केट का ट्रेंड पता चलता था, इस एल्गोरिदम से ट्रेडिंग में वो लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस कर देते थे। अगर सरल भाषा में बोलना है तो मार्केट या फिर कोई शेयर अगर मान लो चढ़ रहा है, अगर उसका दाम बढ़ रहा है, तो ये लोग तुरंत उसे खरीद लेते थे ताकि वो बाद में बढ़ जाएगा। और अगर कोई शेयर गिर रहा है तो ये उसे पहले बेच देते थे ताकि बाद में उनको नुकसान ना हो। अगर इसे और भी सरल भाषा में कोई अगर एग्जांपल देना है तो वो ये है कि आप किसी लंबे लाइन में खड़े हो और आपका नंबर आने से पहले कोई लाइन में घुसता है और आपके पहले टिकट लेकर चला जाता है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप 1,000 रुपये का पेट्रोल अपने कार में डलवाते हो और उस पेट्रोल पंप वाले ने आपके कार में सिर्फ 990 रुपये का ही पेट्रोल डाला है, तो सिर्फ 10 रुपये का पेट्रोल कम पड़ा है और आपको शायद पता भी नहीं चला। लेकिन आप ये सोचिए कि पेट्रोल पंप वाला एक दिन में करीब 5,000-6,000 लीटर जब बेचता है तब उसे कितना फ़ायदा होता होगा। और उसी हिसाब से जांच एजेंसियों ने अभी तक जो पाया है उसमें ये उन्हें नज़र आया है कि ये ब्रोकर्स एक दिन में लगभग 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का मुनाफा कोलोकेशन स्कैम की वजह से कमा लेते थे। इस कोलोकेशन स्कैम में वैसे 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि नज़दीक होने की वजह से डेटा जल्दी आता था। दूसरा पॉइंट ये है कि इन ब्रोकर्स को इस बिल्डिंग में रहने की वजह से कोई एक्स्ट्रा सुविधा मिली थी, और वो ये थी कि उन्हें बाकी लोगों के तुलना में कुछ ज़्यादा दिखता था। मतलब उन्हें पूरे ट्रेड में जो वैल्यूज़ अपर सर्किट से लोअर सर्किट तक, जिसमें जितने रेट पर किसने कितने कितने शेयर लगाए हैं, वो उन्हें पता चलता था। बाकी लोगों को जो ट्रेड करते हैं ऑनलाइन, उन्हें जानकारी होगी कि जो रेट चल रहा है उसके 5 स्लैब ऊपर, यानी 5-5 पैसे के गैप से 25 पैसे तक ऊपर और 25 पैसे तक नीचे ही नज़र आता है। लेकिन इन्हें कंप्लीट नज़र आता था पूरा रेंज, जो कि अपर सर्किट से लोअर सर्किट है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें पता चलता था कि कौन सीरियसली कहाँ पे किसने दाम लगा के रखा है, और उसके हिसाब से ये शेयर खरीदते थे और बेचते थे, क्योंकि इन्हें पता रहता था कि ये शेयर बढ़ेगा या फिर कम होगा। इस बात का सरल एग्जाम्पल ये है
कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको 1 घंटा पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। तो सोचो आप कितने आसानी से उस एग्ज़ाम को लिख सकते हो। कोलोकेशन स्कैम का तीसरा पॉइंट ये है कि उन्हें टिक बाय टिक, ये जो डेटा अपडेशन होता है ये टिक बाय टिक होता था। टिक बाय टिक का मतलब यूँ समझ लीजिए आप सरल भाषा में कि अगर क्रिकेट का कोई कमेंट्री अगर आप सुन रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको बॉल बाय बॉल अपडेट मिलता है या फिर ओवर के बाद में अपडेट मिलता है, ये दोनों में फ़र्क होता है। और इन्हें बॉल बाय बॉल अपडेट मिलता था ताकि, और बाकी सारी दुनिया को ओवर बाय ओवर ही अपडेट मिलता था। तो नेचुरली ये लोग काफ़ी एडवांटेज पे थे और इससे ये लोग इस तरह के डिसीजन ले सकते थे जिससे इन्हें फ़ायदा हो सकता है। कोलोकेशन का चौथा पॉइंट ये था कि इन ब्रोकर्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक नहीं बल्कि मल्टीपल सर्वर्स को कनेक्शन करने की परमिशन दी गई थी और इसी वजह से उन्हें डेटा और फास्टर आता था। और फास्टर डेटा आने से क्या होता है, हमने पहले ही देख लिया, ये मार्केट का रुख जान लेते थे और उस तरह से या तो फिर बेचते थे या फिर खरीदते थे जाके ताकि प्रॉफिट बना सके। कोलोकेशन का पांचवा पॉइंट ये था कि उस वक्त जो एनएससी में सिस्टम लगाई गई थी उसमें ऐसा होता था कि जो सर्वर सबसे पहले चालू किया होगा डेटा उसमें पहले आएगा, जो सर्वर बाद में चालू होता है उसमें डेटा बाद में आएगा। और इन ब्रोकर्स ने एनएससी के अधिकारियों के मिलीभगत से ये पता कर लिया था कि कौन सा सर्वर आज पहले चालू होने वाला है और उस हिसाब से वो उस सर्वर पर लॉगिन करते थे ताकि उन्हें डेटा पहले मिले। इन सारे 4-5 पॉइंट से एक ही निकलता है कि इन ब्रोकर्स को एक अनड्यू एडवांटेज मिला था जिसके ज़रिए वे जानते थे कि मार्केट कैसा है, शेयर्स कौन से बढ़ने वाले हैं, कौन से गिरने वाले हैं, और उस हिसाब से वो ट्रेडिंग कर लेते थे ताकि अपना प्रॉफिट बना ले, जो कि अनैतिक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है फ़ोन टैपिंग का मामला। अब एंट्री होती है एक नए किरदार की जिनका नाम है संजय पांडे। ये एक आईपीएस ऑफिसर है और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी है। इन्होंने 2001 में एक कंपनी चालू करी थी जिसका नाम है आईसेक सर्विसेज लिमिटेड और ये कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी को ऑडिट के सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी। मतलब एनएससी ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो डेटा सिस्टम्स है वगैरह, सिक्योरिटी, इसका आप ऑडिट करें ताकि कहीं कोई गलत ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई डेटा कहीं लीकेज ना हो। अब उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि इन्होंने ऑडिट बहुत ही साधारण तरीके से किया, इसको आउटसोर्स किया और इसलिए ये कंपनी ये पॉइंट पकड़ नहीं पाई कि इन ब्रोकर्स को ये अनड्यू एडवांटेज जो कोलोकेशन का है ये मिल रहा है। हालांकि ऑडिट में ये बात आनी चाहिए थी, ये तो बात नहीं आई और ये उनकी हलगर्जी, ये उनकी नेग्लिजेंस हो गई, ऐसा जब माना जा रहा है। लेकिन इस कहानी में भी ट्विस्ट तब आता है जब जांच अधिकारियों ने देखा कि इस आईसेक सर्विसेज लिमिटेड को एनएससी ने पेमेंट कितनी करी है और उन्हें पता चला कि उन्हें करीब 4.5 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई थी ऑडिट्स करने के लिए, जो कि ऑडिट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और जब ज़्यादा छानबीन करी और तब उन्हें पता चला कि इस कंपनी ने, आईसेक सर्विसेज ने, एनएसई के बिल्डिंग में लगभग 90 फ़ोन्स को टैप किया हुआ था और उस टैप की इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद थी। जब संजय पांडे से इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि हमने तो वही किया जो हमें एनएससी ने बताया था करने के लिए, यानी कि हमने फ़ोन टैप किए तो हमें उसका आदेश एनएससी से आया है। दोस्तों, आदेश देने वाला एनएससी में सिर्फ एक ही थे और वो है वहाँ के उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्णा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चित्रा रामकृष्णा ने इस कंपनी को फ़ोन टैप करने के लिए क्यों कहा? ये 90 फ़ोन जो टैप हुए वो किन के हैं और वो इन्फॉर्मेशन लेके चित्रा रामकृष्णन ने क्या किया? क्या वो किसी को सप्लाई करती थी वो इन्फॉर्मेशन, या उस इन्फॉर्मेशन से उसको क्या फ़ायदा हुआ? इन सवालों का जवाब शायद हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था, ये घोटाला बहुत बड़ा है, इसकी तहकीकात अभी भी चल रही है, बहुत सारे लोग जेल के अंदर है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो आने वाले दिनों में हमें शायद आज जो सवाल हमने खड़े किए उसके जवाब मिलेंगे। जैसे ही कुछ बड़ी इसमें डेवलपमेंट होती है मैं दोबारा एक वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जैसे इस विषय पर नई जानकारी मिलेगी मैं एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँगा। नमस्कार।